हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बीआर क्लासेस 20। आजकल जो ट्रेंड देखा गया है सीजीपीएससी प्रीलिम्स की पेपर की ले लें, चाहे आप सीजी व्यापम के पेपर को ले लें या यूपीएससी को ही क्यों ना ले लें, जरूर वहां से आपको एक से दो क्वेश्चन दिखते हैं जो कि सोलर सिस्टम पे बेस्ड होते हैं। तो आज का ये वीडियो हम पूरा का पूरा सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे, कैसे सोलर सिस्टम बना, कहां से प्लैनेट्स आए और क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिससे क्वेश्चंस आपको वहां पूछने जाते हैं डिफरेंट पेपर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम के यदि ओरिजिन की हम बात करें तो वहां पर हमें जो थ्योरीज देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक प्रेडिक्शंस हैं, ये बेस्ड होती है रिसर्च पर, तो वहां पर आपको कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ से नहीं बोल सकता कि यही कारण होगा कि सोलर सिस्टम बना। लेकिन जो पुरानी एक थ्योरी थी कि वहां पर एक नेबुला का फॉर्मेशन हुआ था जिसे सोलर नेबुला कहा जाता है, और जो सन के अक्रॉस था उस सोलर नेबुला से क्या हुए, नेबुला का मतलब होता है एक जाइंट मास ऑफ डस्ट एंड यू कैन से क्लाउड्स, ठीक है। तो वहां पर जो डस्ट पार्टिकल्स थे और गैसेस थी, उन सब में क्या होते गए, उन सब में फिर डिवीजन होता गया, वह अलग होते गए और ऐसे 8 बॉल्स अलग हो गए आप बोल सकते हैं। और वो 8 अलग अलग बॉल्स आज जो हम देख रहे हैं वह 8 प्लैनेट्स आपके दिखते हैं सोलर सिस्टम के। इसके बाद एक थ्योरी आई जो कि मॉडर्न थ्योरी एक्सेप्ट किया जाता है, जिसे आप सभी सुने भी होंगे और जो बहुत प्रचलित भी है, उसे कहा जाता है द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में यह माना गया कि एक सिंगुलर पॉइंट से पूरे यूनिवर्स का पूरे जो सोलर सिस्टम है उसका एक्सपांशन हुआ है और वह अभी भी क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। तो जो सिंगुलर एटम था, उस सिंगल एटम से फिर क्या हुए, एक बिग बैंग हुआ, उसमें एक धमाका हुआ आप बोल सकते हैं, और वहां से फिर क्या हुए, अलग अलग पार्ट्स उसके हुए और जो क्लाउड्स थे वह कंडेंस होकर के जो नेबुला फॉर्मेशन, वहां पर भी बोल सकते हैं आप, तो वहां पर का जो था वो सारे सॉलिडिफाई हुए ठंडे होने के बाद, और वह आज के प्लैनेट के रूप में आपको दिखते हैं। तो देखते हैं कि कैसे सन और उनके प्लैनेट्स को हम अरेंज करते हैं, उनके हाईएस्ट, लोएस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, जो कि आपको पूछा जाता है, और वही चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। थ्योरी जो है, जो मैंने अभी आपको बताई, वह आपके मेंस आंसर राइटिंग में आपको काम आ सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो है ये हमारा सन हो गया, ठीक है। इस सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह जो है वह चक्कर लगाते हैं, यह सभी आपको पता है, जिसे एक फिक्स्ड पाथ पर वह ऐसा करते हैं और उसे ऑर्बिट कहा जाता है। तो सबसे पहला जो यहाँ प्लैनेट आपको दिखेगा टू द नियरेस्ट टू द सन, वह है आपका मरकरी, ठीक। दूसरा जो है वह है वीनस, तीसरा जो है वह है अर्थ, चौथा जो प्लैनेट है वह है मार्स, ठीक है। हम मार्स को और थोड़ा छोटा बनाते हैं। उसके बाद जो आपको दिखेगा वह है जुपिटर। उसके बाद आपको एक प्लैनेट दिखेगा जिसे आप इस तरह से पहचानते होंगे, और फिर बाद में एक और प्लैनेट, और लास्ट में आपका 8th प्लैनेट, नाम हम देखते जाएंगे। सबसे पहले आपको ये जो प्लैनेट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सबसे पहला प्लैनेट, और इसका नाम है मरकरी, ठीक है। मरकरी, हिंदी में इसे बुध ग्रह कहा जाता है, ठीक। अब मरकरी प्लैनेट की विशेषताएं देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जानना है वह। सबसे पहले तो सन से सबसे पास है ये, और दूसरी बात यह सबसे छोटा है। देखिए मैंने इसे सबसे छोटा बनाया है साइज में, क्योंकि यह सबसे छोटा प्लैनेट है पूरे 8 प्लैनेट्स में, क्लियर। अब हम इसके और कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो दूसरी चीज कि जब हम मरकरी के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर आपको याद रखना है कि केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है, बाकी जगह नहीं है, ड्यू टू द वेरियस क्लाइमेट्स एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। अब सेकंड प्लैनेट है और इसका नाम है वीनस, ठीक है। इसे आप शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं, हिंदी मीडियम वाले इसे देख लेंगे। वीनस जो है वह मरकरी से बड़ा होता है, ठीक है। ये पीछे से ये तीसरा ग्रह है, सबसे बड़े में अगर हम देखें तो सबसे छोटा मरकरी है, उसके बाद एक और ग्रह है जो कि मार्स हम पढ़ेंगे, फिर यह वीनस आता है, ठीक। तो थर्ड लास्ट है आप बोल सकते हैं साइज में।
अब वीनस जो है वहां पर भी आपको थिन एटमॉस्फेयर दिखता है, बट अगेन लाइफ इज नॉट पॉसिबल। अब आते हैं हम अपने प्यारे अर्थ पर। तो थर्ड प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज द अर्थ। यहां पर सबसे उपयुक्त वातावरण है जो कि आपको क्या करता है, फायदा पहुंचाता है टू द ऑल द लिविंग बीइंग्स, फ्लोरा एंड फौना। एक चीज मैं बताना भूल गया, वीनस जो है वह आपके पूरे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे गर्म ग्रह इसे आप कहते हैं। यह क्वेश्चन इस बार के सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। यह पॉइंट जरूर आया था कि मरकरी इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, तो नहीं, वह स्टेटमेंट गलत था। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। कारण यह है कि इसमें जो एक्टिविटी होती है, खास करके वॉल्केनिक एक्टिविटीज एंड द टेक्टोनिक एक्टिविटीज, जो कि आप बोल सकते हैं कि इनसाइड द कोर जो होता है, वो एक्टिविटीज होने के कारण इसका जो टेम्परेचर है वीनस का वह हमेशा ज्यादा रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है, तो हॉटेस्ट प्लैनेट इसे कहा जाता है। क्लियर? अर्थ को तो आप सभी जानते ही हैं, इसको हम और भी पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, जहां मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताया उसके बारे में वहां पर थोड़ा सा डिस्कस किया हूं। इसके अलावा हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ भी देख लिया है, वहां पर भी आप जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हो। लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब नेक्स्ट प्लैनेट टू अर्थ इज, हमारा जो प्लैनेट है वह है मार्स। और मार्स जो है वह वीनस से छोटा होता है और सेकेंड स्मॉलेस्ट है फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, सबसे छोटा मरकरी, उससे बड़ा मार्स। ठीक, अब मार्स जो है वह, उसे आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसे क्या कहा जाता है, रेड प्लैनेट कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। अब इसे रेड प्लैनेट कहने का तात्पर्य या ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाल कलर का दिखता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये लाल कलर का क्यों दिखता है, तो ये लाल कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट है। मोस्टली ये क्या है, डेजर्ट है। और कैसा डेजर्ट पाया जाता है यहाँ, कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल वहां पर आपको दिखता है। ठीक है, मार्स को आप हिंदी में मंगल ग्रह कहते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह। और आप सभी को पता होगा मिशन मंगल, दैट इज मॉम मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, यह भेजा गया है। रिसेंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसके थोड़े हफ्तों पहले चाइना ने भी अपना एक रोवर और लैंडर यहां पर सक्सेसफुली लैंड कर लिया और रोवर वहां पर काम कर रहा है। तो मार्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फ्रॉम आवर एक्सप्लोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करेंगे पूरे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट का, जिसका नाम है, आप सभी को पता होगा, जुपिटर। ठीक है, जुपिटर। हिंदी में आप इसे क्या कहते हैं, बृहस्पति। बृहस्पति। ठीक है, अब जुपिटर जो है, सबसे पहली चीज तो ये सबसे बड़ा है, फर्स्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा है। और मार्स तक के 4 जो हमारे पहले प्लैनेट थे, दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनके बीच में, मार्स और इस जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होती है जिसे आप जानते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से। ठीक है, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, तो एस्ट्रॉइड वह पार्टिकल्स होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जो कि जब फॉर्मेशन ऑफ दिस सोलर सिस्टम हो रहा था, बन रहा था, तो वहां पर वह किसी के भी ग्रेविटेशनल पुल के अंदर नहीं आए और वह सस्पेंडेड हो गए, एक लाइन में अलाइन हो गए, और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट आपको दिखता है। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट के पहले जो 4 हमारे प्लैनेट हैं, इन प्लैनेट्स को आप टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको आप टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या फिर इनर प्लैनेट भी इन्हें कहते हैं। ठीक, इनका नाम इसलिए रखा गया ऐसा क्योंकि अर्थ के जैसा यह बिहेव करते हैं। उनके पास सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, रॉक्स होते हैं और मेटल डिपॉजिट्स भी होता है उनके कोर में। लेकिन जब हम जुपिटर से आगे बढ़ेंगे तो वहां पर ऐसी कंडीशन नहीं आती, और इन जो 4 प्लैनेट्स हैं उन्हें आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें जूवियन प्लैनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, जूवियन प्लैनेट। जूवियन कैसे, क्योंकि जुपिटर के जैसा। अब मैं आपको जुपिटर की कहानी बताता हूं। जुपिटर जो है वह वैसे तो सबसे बड़ा है, लेकिन उसकी साइज का जो ये इंपॉर्टेंस है वह इसलिए है क्योंकि वहां पर
गैसेस की मौजूदगी बहुत अधिक है, और चूंकि गैस जो है वो एक्सपांड ज्यादा होती है, ग्रेविटेशनल पुल वहां पर उतना अच्छा रहता है, तो वहां पर क्या होता है, जो साइज है वो इसका बड़ा है, इसलिए वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। फिर हम आते हैं अपने छठे प्लैनेट पर, जिसका नाम है सैटर्न। ठीक है, सैटर्न। और सैटर्न को आप हिंदी में शनि ग्रह कहते हैं। बहुत ही खतरनाक ग्रह माना जाता है यदि आप एस्ट्रोलॉजी की बात करें, लेकिन यहां पर आपको शनि ग्रह से रिलेटेड जो चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक ये बेल्ट जो मैंने बनाया हुआ है, या शनि ग्रह के चारों ओर आपको एक छल्ला दिखता है जिसे सैटर्न रिंग कहते हैं। वह रिंग क्या है? वह रिंग जो है वह सेलेस्टियल बॉडीज जैसे रॉक्स और आइस पार्टिकल्स के क्या है, एक सस्पेंशन है जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर वहां बना हुआ है, और वह शनि के चारों ओर रहते हैं। बुक्स में आपको यह भी मिलेगा कि जुपिटर के अक्रॉस भी ऐसे ही एक रिंग बनी हुई है, लेकिन जो जुपिटर वाली रिंग है वह हमें वहां पर दिखती नहीं है, एज की इतना क्लियर शनि का रिंग दिखता है। ठीक है, और शनि, सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं हमारे सातवें ग्रह की। सातवां जो ग्रह है उसे आप यूरेनस के नाम से जानते हैं, यूरेनस, और हिंदी में इसे अरुण ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अरुण ग्रह कहा जाता है, यूरेनस या अरुण ग्रह। तो हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा देख लेंगे इसको, नाम को जरूर। सातवां जो ग्रह है वह है यूरेनस, और यह जो है यह थर्ड लार्जेस्ट है हमारे साइज में। ठीक है, फिर जो लास्ट ग्रह है, आठवां जो ग्रह है, वह उसे आप नेपच्यून के नाम से जानते हैं, और हिंदी में इसे वरुण कहा जाता है। ठीक, अब ये जो लास्ट है ये फोर्थ नंबर पे आता है आपका। ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट हो जाएगा ये। उसके बाद यदि आपको इसकी और डिटेल्स में जाना है तो शुरू के जो दो हमारे आउटर प्लैनेट्स के जो शुरू के दो हैं, जिन्हें आप जुपिटर और सैटर्न कह रहे हैं, वह गैस जायंट्स होते हैं। मतलब इनका जो एटमॉस्फेयर है, इनका जो फॉर्मेशन है वहां गैसियस है। गैस आपको हाइड्रोजन और हीलियम वहां गैस दिखेंगे, और इन्हें जो है इन दोनों प्लैनेट्स को गैस जायंट्स कहा जाता है। जायंट का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, लेकिन ये जो दो आपके प्लैनेट हैं जो कि यूरेनस और नेपच्यून, इन्हें आइस जायंट कहा जाता है। अब आइस जायंट इन्हें क्यों कहते हैं? आइस का मतलब बर्फ हो गया, जायंट का मतलब बड़ा हो गया। तो ये दोनों एज कंपेयर टू यूरेनस और जुपिटर और सैटर्न, ये दोनों क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। यहाँ मीथेन आपको मिलेगा, अमोनिया मिल सकता है, अदर देन द हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो वहां पर क्या होता है, इनकी जो टेम्परेचर है वह इनसे कम होता है, रेडिएशन ऑफ टेम्परेचर बहुत कम होता है। अब जो नेपच्यून है उसके बाद एक बेल्ट और आ जाती है जिसे आप क्यूपियर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। और उसके बाद आपने पढ़ा होगा एक और ग्रह था जिसका नाम था प्लूटो, लेकिन 2006 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, और किसका कॉन्फ्रेंस हुआ? IAU का, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। और वहां पर यह डिसीजन लिया गया कि जो प्लूटो ग्रह था हमारा, जिसे हम नौवां ग्रह मानते थे, वह ग्रह नहीं है, बल्कि वह क्या है, ग्रह की जो डेफिनेशन है उसको पूरा नहीं करता। तो उसे एक नया नाम दिया गया और उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट। अब वो प्लैनेट नहीं है, वह क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है। हिंदी में इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक, तो इसके साथ में प्लूटो के साथ में एक एरिस नाम का भी ग्रह है जिसे भी माना जाता है। तो दो आपके क्षुद्र ग्रह अभी तक बनाए गए हैं, और भी अगर मिलेंगे तो आप अपडेट कर लीजिएगा। अभी तक की स्थिति मैंने आपको बता दी। अब हम बात करेंगे कुछ उपग्रहों की। तो ग्रह से छोटे और तारों से जो डेफिनेशन पूरा नहीं करते उन्हें उपग्रह कहा जाता है। होता यह है कि जब सन से, नेबुला से अलग हुए ये सारे ग्रह, तो इन ग्रहों से भी फिर कुछ और मैटर अलग होते गए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हमारी पृथ्वी का। पृथ्वी से क्या हुआ, एक थ्योरी के हिसाब से पृथ्वी से जब पृथ्वी घूम रही थी और उसका फॉर्मेशन हो रहा था, तो वहां पर एक डम्बेल शेप का एक ऑब्जेक्ट वहां बनता हुआ दिखा। ठीक है, डम्बेल आप सभी ने देखा होगा, जिम वगैरह में रहता है।
उस डंबल शेप के ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, दो हिस्से हो गए और एक बन गई आपकी पृथ्वी और दूसरा जो हिस्सा था वह इसके चारों ओर घूमने लगा और जिसे आप आज मून के नाम से जानते हैं। एक और थ्योरी यहां पर आई। उस थ्योरी के हिसाब से यह कहा गया कि मून का जो फॉर्मेशन है वह किसी एक टक्कर से हुआ है। टक्कर का मतलब है यहाँ कि अर्थ से मार्स से 3 गुना बड़ा कोई एक ऐसा चीज आकर के टकराई, कोई सेलेस्टियल बॉडी, जिसके कारण उसके कुछ भाग जो हैं वह उससे अलग हो गए। और ऐसा भी माना जाता है कि जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन का जो गड्ढा बना हुआ है वह यही मून था। तो थ्योरीज बहुत हैं बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मून। तो अब हम बात करेंगे सारे ग्रहों के सैटेलाइट्स की, जिन्हें आप उपग्रह कहते हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स की बात मैं करूंगा केवल। तो मरकरी और वीनस, इनके पास एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, 0 है। अर्थ के पास एक है, आप सभी को पता है बहुत अच्छी तरीके से, जिससे हम मून कहते हैं, चंद्रमा। मार्स की यदि बात करें तो मार्स के पास 2 सैटेलाइट्स हैं, डेमोस एंड फोबोस। तो दोनों पर रिसर्च जो है वो चल रहा है, ठीक। फिर हम बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर के पास सबसे ज्यादा आकार जरूर है लेकिन सैटेलाइट सबसे ज्यादा नहीं है। जुपिटर के पास है अभी तक का डिस्कवर किया हुआ 79 सैटेलाइट्स, लेकिन इसका जो एक सैटेलाइट है जिसे आप गैनीमेड कहते हैं, और ये जो गैनीमेड है यह पूरे सैटेलाइट में सबसे बड़ा सैटेलाइट है। क्लियर। लेकिन याद रखना है कि इसमें नंबर्स ज्यादा नहीं है, सेकंड हाईएस्ट है ये। हाईएस्ट किसके पास है, हाईएस्ट है हमारा सैटर्न के पास, जिसके पास है 82, और इसका एक इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है टाइटन, ठीक है। और यही टाइटन जो है यह सेकंड बिगेस्ट है। फर्स्ट बिगेस्ट गैनीमेड है, सेकंड बिगेस्ट है आपका टाइटन, लेकिन सैटर्न के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं। हम बात करें यूरेनस की, तो यूरेनस के पास नोन अभी तक 27 सैटेलाइट्स हैं। और लास्ट में यदि बात करें नेपच्यून की, तो नेपच्यून के पास है 14। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सैटेलाइट्स की संख्या भी आपको कभी कभी पूछी जा सकती है। तो इतना चीज आपको बहुत अच्छे से जान लेना है। अब हम बात करेंगे कि जो भी सैटेलाइट, जो भी आपका सोलर सिस्टम है, उसमें जितने भी टर्म्स मैंने आपको बताया, इसके अलावा वहां पर आपको एस्ट्रॉइड दिखा, एस्ट्रॉइड बेल्ट दिखा, ठीक है। वहां पर कॉमेट्स भी होते हैं। कॉमेट्स क्या होता है, तो कॉमेट्स जो है वो हेवनली बॉडीज होते हैं जो अर्थ में यदि एंटर करते हैं तो उन पर क्या हो जाता है, उन पर आग लग जाती है ड्यू टू द फ्रिक्शन इन द एटमॉस्फेयर, और उसके कारण उनमें ऐसा दिखता है कि वह टूटता हुआ तारा हमें दिखता है, ठीक। लेकिन कॉमेट्स का जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत लंबे समय से होता है। कहीं कहीं पर आपको 76 ईयर्स का टाइम भी मिलेगा। इतना यदि आपको याद नहीं रखना है तो आप थोड़ा सा याद जरूर रखिएगा। मैटियोर्स है, एक और टर्म आपको मिलेगा। तो मैटियोर जो है वह होते हैं आपके पार्टिकल्स जो कि अर्थ में आते हैं। शूटिंग स्टार भी कहा जाता है कॉमेट्स को। कुछ कुछ चीजें आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेंगी। तो जितनी जानकारी आपको सोलर सिस्टम के बारे में मिलती है आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और जितना मैंने आपको बताया ये बेसिक जानकारी है। इसके अलावा भी यदि आपको पढ़ना है तो आप एटलस से या फिर ज्योग्राफी की क्लास 11th एनसीईआरटी से आप जरूर पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको अब अपना सोलर सिस्टम थोड़ा सा अपना लगना लगा होगा और इस वीडियो को देख करके आपको चीजें और क्लियर हो गई होंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अपने अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड थैंक यू वेरी मच।